Hello, class 8 students, class 8 students. Hello, everyone. Hope you all are well and doing well. Myself, Mrs. Rama Babri, your history teacher. I'll be teaching you history. Fine. And the lesson number 2 we are going to begin. We'll continue it. The expansion of the British power. The British in Bengal. Fine. Last time, what we have done it in the last video, you must be remembering about it. Intro part and the background of it, we all have discussed about it. Now, in the Bengal, they have taken the entry over there. Now, the topic is the British in Bengal. The point which we are going to focus are Anglo-French rivalry. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी फाइन एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एग्जैक्टली है क्या एंग्लो मतलब अंग्रेज ब्रिटिशर्स को ही कहा जा रहा है फ्रांसीसी हिंदुस्तान में थे मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डेनमार्क से पुर्तगाल से आए हुए थे ठीक है और भी यूरोपियन कंट्री से फ्रांसीसी वगैरह सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे और सब लोग अपना अपना यहाँ पे लक आजमा रहे थे अपना पावर को आजमा रहे थे कि हम यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर स्टैब्लिश हो जाएं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो था इनमें ये मेन था ठीक है और लोगों को तो इन्होंने हरा दिया लेकिन आखिरी में कौन बचे ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच पीपल द प्रेजेंस ऑफ द टू traditional rival and the clash of the trade interest between the two led to the series of the wars ठीक है दोनों के बीच में जबरदस्त मतलब कि वॉर हुआ आज का जो प्रेजेंट तमिलनाडु है ना वहाँ पर ठीक है और वो कर्नाटका वॉर के नाम पे जाना जाता है कर्नाटका वॉर के नाम पे जाना जाता है दीज वॉर्स वर कॉमनली नोन एज द कर्नाटका वॉर सिंस most of the battles they were fought in the region within a present state of Tamil Nadu. English and the French clashes thrice in Karnataka. The war lasted for 20 years. आखिरी में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों को इन्होंने हरा दिया अंग्रेजों ने and the complete way was cleared way to trade with the कौन सा रास्ता क्लियर हुआ उनको ट्रेड करना था ना हिंदुस्तान के साथ तो वो रास्ता क्लियर हो गया द वे वॉज क्लियर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया अभी बंगाल में इन्होंने एंट्री ली हुई थी एंड द सेकेंड फोकस पॉइंट आपका होगा व्हाट वर द फैक्ट्रीज एक वर्ड आएगा फैक्टर एंड द फैक्ट्रीज हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में देन राइट टू collect taxes then farmans what is farman exactly farman the royal order ठीक है रॉयल ऑर्डर के बारे में भी हम फोकस करेंगे कि इसका क्या असर था ठीक है अंग्रेज हमारे देश में आए बंगाल में उन्होंने अपना पैर जमाया ठीक है और ये फरमान का क्या रोल था उस टाइम मुग़ल साम्राज्य का जो है असर था हिंदुस्तान में और फरमान जारी होता था वो फरमान को क्या कहा जाता था रॉयल ऑर्डर ठीक है कई बार फिल्मों वगैरह में भी आप लोग देखा होगा नाटक वगैरह में भी देखा होगा एक फरमान जारी बादशाह फरमान जारी करता है कि अब ऐसा होगा वैसा होगा मैंने इसको ये राइट्स दे दिए या ये पनिशमेंट दी जो कुछ भी है जो भी फरमान हो रॉयल फरमान जो है रॉयल ऑर्डर उसको कहते हैं ठीक है फिर उसी ऑर्डर का मिसयूज़ अंग्रेज़ों ने कैसे किया और उसका जब मिसयूज़ हुआ तो अंडरस्टूड है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट होना था तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ये आपका आखिरी पॉइंट होगा जिस पे हम फोकस करेंगे ठीक है सो आई होप दैट नाउ द पिक्चर शुड बी क्लियर बड़े मज़ेदार लेसन है बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में ठीक है इस सब छोटी छोटी चीज़ों को आप ये जो पॉइंट्स है दिमाग में रखना ठीक है और लेक्चर को ध्यान से सुनना
ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, अच्छा सा लेसन है, ठीक है। अंग्रेज किस तरह से उन्होंने हमारे देश पर अपना कब्ज़ा जमाया, ठीक है। द ब्रिटिश इन बंगाल, how they have taken an entry in our country. They came as a ruler? No. They came as a trader. They came as a trader and became the ruler of the country. Ruler of the country. In 1651, on the bank of river Hooghly, the first English factory was established. The first English factory was established. अब ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री क्या है? हम जब फैक्ट्री के वर्ड हम इस्तेमाल करा हमने या आपने स्क्रीन पे लिखा हुआ पढ़ा तो आपको क्या लगा कि फैक्ट्री होगी, वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग चल रही होगी, है ना, कुछ ना कुछ बन रहा होगा। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? कपड़े की थी, जूते की थी, बर्तनों की थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये जो वर्ड है उसी ज़माने से जो है काफ़ी कुछ यूज़ होता रहा और आज भी हम हिंदुस्तान में इस वर्ड का हम खूब अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब ये फैक्ट्रीज़ है क्या, ठीक है, लेट अस फोकस ऑन दिस कि फैक्ट्रीज़ का मतलब क्या हुआ। फ्रॉम 17th century onwards, many trading companies set up their base in India. पहले भी हम वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी कंपनीज आई, यूरोपियन कंपनीज आई हिंदुस्तान के अंदर, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, एंड दे all these European companies, they try to establish their trade in a country, हमारे कंट्री में। they established their trading center in the coastal area. अब कोस्टल एरिया ये समझ रहे हैं, समुद्री तट, समुंदर के जहाज वहाँ पे आके रुकते थे, ठीक है। आए भी थे लोग समुद्र के जहाज से ही, समुद्री जहाज से ही, ठीक है। तो कोस्टल एरिया इनके लिए वो जगह होता था जहाँ पे वो सामान को लोड एंड अपलोड करा करते थे। लोडिंग अनलोडिंग इन लोगों की शुरू मतलब वहीं पे हुआ करती थी, ठीक है। तो कोस्टल एरिया पे इनका जमावड़ा ज़्यादा होता था और वहीं पे उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर अपना खोला, ठीक है। दीज सेंटर्स वर कॉल्ड द फैक्ट्रीज। अब इन्हीं सेंटर्स को क्या कहते हैं हम? फैक्ट्रीज। समझ में आ रहा है? फैक्ट्रीज हमने किसको कहा? जहाँ पर कोस्टल एरिया में ट्रेडिंग सेंटर्स अंग्रेजों ने बनाए, उस सेंटर्स को क्या कहा गया? फैक्ट्रीज। नथिंग वॉज मैन्युफैक्चर्ड देयर। वहाँ पे फिर होता क्या था? ऑफिशियल ऑफ कंपनीज वर कॉल्ड फैक्टर्स। पहले ये समझ लो, ठीक है। जहाँ पे जितने कंपनीज के लोग वहाँ पे जो काम करते थे, ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनीज जो थे, कंपनीज ऑफिशियल्स जो थे, उनको फैक्टर्स कहा जाता था, ठीक है। और उस सेंटर को जहाँ पे सारे काम हो रहे होते थे उसको फैक्ट्रीज बोलते थे। अब फैक्ट्रीज थी क्या? फैक्ट्रीज कंसिस्टेड ऑफ ऑफिसेस, ऑफिस हुआ करते थे वहाँ पे, गोडाउन्स हुआ करते थे, जो सामान वो वहाँ से लाते थे बाहर से, यूरोपियन कंट्री से या अमेरिकन कंट्री से हिंदुस्तान में लेकर के आते थे बेचने के लिए। और यहाँ से जो सामान लेके जाते थे, भाई कहीं पे रखने की जगह तो चाहिए, है ना। तो वो गोदाम में बड़े बड़े गोदाम बनाया करते थे, वहाँ रखते थे उसको। तो गोदाम होता था, फिर वहीं पे उनका ऑफिस भी होता था। और कई बार ऐसा भी होता था उसी के आसपास के एरिया में मोस्ट ऑफ देम हैड हाउसेस ऑफ द ऑफिशियल्स। जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, कंपनी के ऑफिसर्स थे, और उनका रेजिडेंशियल क्वार्टर भी होता था, उनका ऑफिस भी वहीं होता था। और जो बहुत सारे और भी मर्चेंट्स आते थे बाहर से, ट्रेडर्स आते थे, तो उनको सहूलियत देने के लिए, उनको बेनिफिट्स देने के लिए वो वहाँ पे उनको ठहरा भी देते थे, ठीक है। तो उनके लिए भी क्वार्टर्स बने हुए थे। तो इस एरिया, जो ये एरिया एक डेवलप होता था, जहाँ ऑफिस होता था, बड़े गोदाम्स होते थे, ब्रिटिशर्स के रहने की जगह होती थी, ट्रेडर्स मर्चेंट्स के रहने की जगह होती थी, उसको हम क्या कहते थे? उस ज़माने में क्या बोला गया? फैक्ट्रीज, ठीक है। और कंपनी ऑफिशियल्स को क्या कहा गया? फैक्टर्स। इज इट क्लियर? ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब क्या हुआ कि एज अ ट्रेडर,
जो अंग्रेज थे ना, कंपनी जो थी, एज अ ट्रेडर दे एक्सपैंडेड देयर ट्रेड। अपना ट्रेड अब है ना, उन्होंने अपना पैर जमाना शुरू करा। देखो, सबसे पहला इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुआ था? बंगाल में। कहाँ शुरू हुआ था? बंगाल में। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश्ड इन बंगाल। कब हुआ? 1651। 1651। गॉट इट क्लियर? ओके। अब एज ए ट्रेडर, क्योंकि व्यापारी थे और व्यापारी के रूप में आए हुए थे, तो अपने जो ट्रेड को वो लोग बढ़ा रहे थे। ठीक है, एक्सपेंड कर रहे थे। एक्सपेंड का मतलब, एक्सपेंशन का मतलब कि अपने ट्रेड को, व्यापार को फैलाना। व्यापार को कैसे फैलाएंगे? अब चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, है कि नहीं, कि आ जाओ हमारे से सामान खरीद लो। नहीं, ऐसा नहीं। दे अप्रोच्ड these people, they were very smart, you know. The company persuaded, the company approached, किसको अप्रोच किया? जो हिंदुस्तान में, बंगाल में, बंगाल के आसपास के जितने मर्चेंट्स थे, बड़े छोटे मर्चेंट्स जो थे, ट्रेडर्स थे, ठीक है, उनको अप्रोच किया। आओ हमसे मिल करके जो है आप ट्रेडिंग करो। प्रॉफिट्स देते थे, बाहर से गिफ्ट्स लाते थे वो लोग, ठीक है। तो गिफ्ट्स उनको देते थे, गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था, पार्टीज होती थी, और उनको अट्रैक्ट करते थे कि आओ हमारे साथ मिलके बैठ करके ट्रेडिंग करते हैं, और जहाँ हम रह रहे हैं फैक्ट्रीज में, आप भी वहाँ पे रहो। The trade was expanded. Company approached to the merchant and the traders to settle with them. ठीक है, देखो कितनी चालाकी से काम कर रहे थे। In 1671, they tried to acquire जमींदारी rights। ठीक है, अब देखो, जमींदारी राइट्स जो है, ये क्या राइट्स थी? जमींदारी राइट्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े जमींदार होते हैं। जमींदार का मतलब जो ज़मीन बड़ी बड़ी ह्यूज, मतलब फैला हुआ ज़मीन है, ठीक है, और 2-4 गांव हैं, और उसको एक जो बहुत मसल पावर, मनी पावर जिसके पास होता था, उसको जो है मुग़ल साम्राज्य, जो मुग़ल एम्परर्स हुआ करते थे, किसी एक को वो मतलब कि अथॉरिटी दे देते, भाई तुम्हारा ये इलाका है, ठीक है, तुम जमींदारी यहाँ पे करो, इन लोगों से टैक्स लो और फिर मुझे दो। ठीक है, अंग्रेज, ये मुगल पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, और उसी वक्त जो है ये ब्रिटिशर्स भी अपना पैर जमा रहे थे। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से, बहुत प्यार मोहब्बत से ट्रेडिंग शुरू करके, प्रॉफिट उनको दिखा के और उनको गिफ्ट दे करके बहुत अपने में मिला लिया, और क्या करा कि एक जमींदारी राइट जो है उनसे ले ली, और 3 विलेजेस की जमींदारी राइट्स ली। कौन कौन सी विलेजेस थे? सुलानथ्यूटी, सुलानथ्यूटी, गोविंदापुर एंड कालीकता। ठीक है, ये कालीकता बाद में क्या बना? कैलकटा। ये कलिकता धीरे धीरे से कालकोटा, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता वो कलकत्ता बन गया। ठीक है, ये कालिकत वही है। तो जमींदारी राइट्स क्या था? इट वॉज अ राइट टू कलेक्ट द टैक्स। राइट टू कलेक्ट द टैक्स। होप आई एम क्लियर कि जमींदारी राइट्स का लेने का मतलब कि प्यार मोहब्बत से उनसे ये जमींदारी राइट्स ले ली, और राइट्स लेने का मतलब ये था कि अब हम इस इलाके से क्या लेंगे? टैक्सेस लेंगे। दे गॉट दिस राइट बाय ब्राइबिंग द मुगल ऑफिशियल्स। जो मुगल ऑफिशियल्स जो थे, उनको ब्राइबिंग करके, उनको लालच में पर्सनल उनको मतलब कि बेनिफिट्स दे करके कि हमारे और आपके साथ बहुत अच्छे जो है व्यापारिक संबंध रहेंगे, ट्रेडिंग हमारी बहुत बढ़िया होगी, प्रॉफिट होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट वगैरह दे करके उनको अपने कब्जे में कर दिया। गोरे गोरे थे, अंग्रेज़ थे, और वो उनके लालच में आ गए, और ये ब्राइबिंग के चक्कर में जो है वो 3 विलेजेस के राइट दे दिया। ये तो बहुत गड़बड़ वाला काम कर दिया था, है कि नहीं? यहाँ से देखो कैसे धीरे 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 इन लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत करी, कि वो हमारे पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में कैसे कैसे उन्होंने एंट्री ली, इकोनॉमिक लाइफ में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में वो कैसे घुसे। ठीक है, कैसे घुसे। अब इन्होंने दूसरा तरीका एक अपनाया। द कंपनी गॉट जमींदारी राइट्स बाय ब्राइबिंग द मुगल ऑफिशियल्स। अब दूसरा काम इन्होंने क्या करा, आप अपने स्क्रीन पे देखिए। आप अपने स्क्रीन पे देखें कि अंकल जी बैठे हुए हैं। ये अंकल जी जो है ना, ये उस ज़माने में कौन थे? ये औरंगज़ेब थे, और बहुत ही पावरफुल थे, बहुत पावरफुल
एम्परर थे ये, लेकिन लास्ट पावरफुल एम्परर थे मुगल एम्पायर के लास्ट, मतलब कि उसके बाद भी आए बहुत सारे मुगल साम्राज्य के बहुत सारे बादशाह आए, लेकिन ही वॉज अ मोस्ट पावरफुल मुगल एम्परर। फाइन। अब इनको अप्रोच किया कि इन्होंने, कंपनी ने, बहुत चालाक लोग थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, हमने आपसे लास्ट वीडियो में एक बात डिस्कस करी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उन्होंने इंग्लैंड में किसको अप्रोच किया था? अपनी क्वीन एलिजाबेथ को अप्रोच किया। किस काम के लिए करा? टू इशू द चार्टर। इशू द चार्टर मीन्स टू गिव द परमिशन। गिव द परमिशन किस चीज़ के लिए? टू ट्रेड विद द ईस्ट, टू ट्रेड विद इंडिया। और उन्होंने ले ली, और एक पावरफुल राइट था, होलसेल राइट था, एकदम मोनोपोली थी कि कोई और कंपनी जो है इंग्लैंड की इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया की तरफ मूव करेगी फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेडिंग। अब यही चालाकी इन्होंने क्या करी, औरंगज़ेब के साथ भी खेली। इनसे खूब मुलाकातें करी, खूब बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, और मतलब कि बात से तो बहुत ही शातिर थे, व्यापारी थे, दिमाग से तेज थे। अब इनसे भी औरंगज़ेब से को अप्रोच करा इन्होंने, एंड कंपनी अप्रोच और औरंगज़ेब। अब क्यों अप्रोच किया था? टू इशू द फरमान, रॉयल ऑर्डर होता है ये, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। किस चीज़ का राइट चाहिए था उन्हें? कि ड्यूटी फ्री ट्रेड करें, कोई ड्यूटी नहीं, कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी फ्री समझ रहे ना आप? दूसरे देश से जो सामान आ रहा है ना, कहाँ पे जो समुद्री तल के उधर जो पोर्ट होते थे इनके, वहाँ पे अगर आप बाहर से सामान लाओगे तो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगती है ना, आज भी लगती है, एयरपोर्ट पे भी लगती है ना? तो वो ड्यूटी से वो बच रहे थे। उन्होंने कहा भाई बस संबंध बहुत अच्छे कर लिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छे कर लिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप हमें, मतलब कि एक जो रॉयल ऑर्डर है आप दे दीजिए, हम आपके साथ बहुत बढ़िया बिजनेस करेंगे, आपका भी अपग्रेडमेंट होगा, हमारा भी होगा, साथ साथ मिलकर करेंगे। ठीक है। और औरंगज़ेब इनके बातों में आ गए, और उन्होंने एक रॉयल फरमान जो है, एक फरमान जो है उन्होंने जारी कर दिया, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ये बड़ी, मतलब कि उनकी बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट थी, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट थी। ठीक है। अब क्या हुआ, ये फरमान जो था, फरमान किस लिए दिया गया था? कि आप जो है ट्रेड करेंगे देश के साथ, है ना? मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब की अपना रुतबा था, तो उनको भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत जाएगा, इनके पास भी जाएगा। तो एक कंपनी को जो है ये कंसेशन जो है दिया गया था। सम ऑफिशियल कंपनी वर ऑल्सो एंगेज इन द प्राइवेट ट्रेड। अब यहाँ पे गड़बड़ होनी शुरू हो गई। ठीक है। कैसे गड़बड़ हुई? देखो, कंसेशन इट वाज ग्रांटेड ओनली टू द कंपनी ऑफिशियल्स, सिर्फ कंपनी ऑफिशियल्स को ये दिया गया था। फरमान का मिसयूज हुआ, कंपनी ऑफिशियल्स ने करा। किस लिए? प्राइवेट। देखो, पूरे औरंगज़ेब के से जो फरमान मिला ट्रेड करने के लिए ना, कंपनी ट्रेड करेगी। ठीक है। सपोज आप कंपनी के ऑफिसर हो, ठीक है, अच्छा, और आपको फरमान का लेटर जो है ना वो आपके हाथ में है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन कंपनी के नाम पे आप करेंगे, ये ट्रेड तो आप कंपनी के नाम पे करेंगे ना। लेकिन अगर आप ऐसे ही घूमने चले गए और बंगाल के किसी भी कॉर्नर पे या कहीं और हिंदुस्तान में, और बहुत बढ़िया चीज़ें आपको नज़र आ गई, और आपने सोचा चलो भाई इसको भी हम ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और मैं अपना, मतलब कि एक पर्सनल मैं व्यापारी बन जाऊं, मतलब कि वैसे तो थे ही आप व्यापारी, लेकिन आपको आप कंपनी की तरफ से करते, कंपनी ऑफिशियल। ठीक है। आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं,
लेकिन अगर आप प्राइवेटली कोई सामान अपने यहाँ हिंदुस्तान से ख़रीदा, ठीक है, यहाँ की कोई डायमंड रिंग बहुत पसंद आ गई, यहाँ का बनारस के सिल्क बहुत पसंद आ गया, चलो मैं अपने वाइफ के लिए लेकर के जाता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाता हूँ, या थोड़े से और भी बहुत बढ़िया दिखा और ज़्यादा दिखा तो किसके लिए अपने फ्रेंड सर्कल में बेच भी दूंगा, वहाँ पे जाकर जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये प्राइवेट, अब प्राइवेट बिजनेस जो था, प्राइवेट ट्रेडिंग, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत बात कहाँ पे हुई? गलत बात इसलिए हुई कि ये लोग फरमान जो है, औरंगज़ेब का फरमान दिखा देते थे कि भैया हम इस पे है ना टैक्स नहीं देंगे। ये गलत बात हुई। कंसेशन इट वाज ग्रांटेड ओनली टू द कंपनी ऑफिशियल्स, इंडिविजुअल लेवल को नहीं दिया गया था, बट दे मिस यूज्ड इट। मिसयूज कैसे किया? प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए, और वो दुकानदारों को, ट्रेडर्स को वो टैक्स नहीं पे करते थे। कहते थे ये देखो ये फरमान है, औरंगज़ेब का फरमान है। किसका फरमान है? औरंगज़ेब का फरमान है। आप हमसे टैक्स लेंगे? आप हमसे कैसे टैक्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते भाई। लेकिन जब टैक्स नहीं आ रहा है मार्केट में, आप सामान बेच रहे हो और आपका जो कस्टमर है वो आपको टैक्स ही नहीं पे कर रहा, भाई टैक्स से ही तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कि आगे वो बढ़ाते हैं, अपने बिजनेस को भी बढ़ाते हैं, और मतलब आगे भी वो लोग भी टैक्स पे करते हैं, व्यापारी भी आगे टैक्स पे करते हैं। तो वो सारा एक बिग लॉस जा रहा था, विच लेड टू द लॉस ऑफ द रेवेन्यू फॉर द बंगाल। बंगाल के रेवेन्यू को हिट कर गया ये। आर यू गेटिंग मी? बंगाल में जो ये बिजनेस कर रहे थे, रॉयल फरमान, जो रॉयल ऑर्डर मिला हुआ था, फरमान इनको मिला हुआ था, लेकिन प्राइवेट ट्रेडिंग में ये लोग फंस गए। कंसेशन ग्रांटेड was only for the company, but these officials also stopped paying the duty for the private trade, resulting in a enormous loss of the revenue to the Bengal. अब फिर गड़बड़ शुरू हो गई। जब रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा तो बंगाल तरक्की कहाँ से करेगा? मुगल एम्परर के पास जो है वो टैक्स खजाना, उनका रॉयल खजाना कैसे भरेगा? यहाँ दिक्कत आ गई। अब दिक्कत जब आई तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल was intensified. It was intensified. जो बहुत ज़बरदस्त, जो मतलब कि एक माहौल क्रिएट हुआ कि अंग्रेज लोग, कंपनी जो है, कंपनी अपना व्यापार करे, वो कस्टम ड्यूटी ना दे कोई बात नहीं, लेकिन व्यापारियों को तो टैक्स दे उनका। और वो फरमान दिखा के वो लोग अपना प्राइवेट काम कर रहे थे। ये प्राइवेट काम जो कर रहे थे उसकी वजह से रेवेन्यू, आप समझ रहे हैं, बंगाल का रेवेन्यू जब मिलता है किसी भी स्टेट को, तो उसी रेवेन्यू से आपके क्षेत्र का, आपके रीजन का डेवलपमेंट होता है। आज के तारीख में भी जैसे आपके मम्मी पापा वर्किंग है या किसी बिजनेस में है, तो दे मस्ट बी पेइंग टैक्स दे रहे होंगे, ठीक है। और वो गवर्नमेंट के पास जाता है तो रोड बनवाते हैं, मेट्रो बनती है, स्कूल कॉलेजेस बनते हैं, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में लगाते कि नहीं लगाते हैं। लेकिन वो ऐसा हो ही नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि द कंपनी वॉज नॉट पेइंग टैक्सेस एंड there was a huge loss of the revenue in the Bengal, which led to the conflict between the company and the Nawabs of Bengal. और नवाब के बंगाल, जो नवाब थे ना बंगाल के, वो ऐसे कोई हल्के फुल्का नहीं थे। मुग़ल साम्राज्य के वो मतलब उन्होंने उनको बनाया हुआ था, सूबेदार, जमींदार, और नवाबों के पास खूब पैसा था। ये सब मिलकर इनको तो उनका जिसको कहते हैं खून खौल गया कि ये क्या हो रहा है, कि भाई ये तो टैक्स ही नहीं पे कर रहे हैं बिल्कुल भी।
आपका रॉयल फरमान मतलब कि रॉयल ऑर्डर है, फरमान है, वो ठीक है, आप अपना कंपनी से करिए। तो आप ये जो जितने लोकल यहाँ पे बैठे हुए हैं व्यापारी साहब, इनको जब टैक्स ही नहीं देंगे तो ये बेचारे आगे कहाँ से देंगे? ठीक है। और बहुत पावरफुल थे ये लोग। मुर्शीद कुली खान बहुत ज़बरदस्त नवाब थे, फॉलोड बाय अलीवर्दी। ठीक है। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी आए, नवाब थे बहुत बड़े। और उसके बाद आए सिराजुद्दौला। उसके बाद कौन आए? सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान लेड टू कंडीशंस which the company had to obey or lose its right to trade with Bengal. अलीवर्दी जो थे वो भी बहुत मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था। देखो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब एंड द बंगाल, नवाब ऑफ द बंगाल एंड द कंपनी इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाइड का मतलब कहते हैं इंटेंस, बहुत मतलब कि इंटेंस लेवल पे, बहुत ज़ोरदार लेवल पे। ऐसे हल्की फुल्की बात नहीं करी, मतलब बहुत बुलंद आवाज़ करके ये वाला काम हुआ था। इंटेंसिफाइड in the first half of the in the first half of the 18th century. Bengal at this time was ruled by Murshid Quli Khan. Fine, उस वक्त ये थे। And these Nawabs, they tried to keep officials of the company in check. इन्होंने कंपनी के ऊपर चेक रखना शुरू कर दिया। अली वर्दी खान ने और एक कदम आगे बढ़ कर के काम करा। उन्होंने 2 कंडीशन लगा दी कंपनी पे, भैया तुम ये वाले काम करो, इसको ओबे करो, नहीं तो कोई ट्रेड वेड का राइट वगैरह कुछ नहीं है, हम नहीं मानते। बात समझ पा रही है? अली वर्दी खान लेड 2 कंडीशंस। अब ये 2 कंडीशंस कौन से थे? These conditions were the officials of the company engaged in a private trade shall pay custom duty, or the privileges of not paying the duty will be withdrawn altogether. आप अगर प्राइवेटली कोई अपना सामान खरीद रहे हैं, बल्क में 1-2 चीज़ खरीद ली, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, 1-2 चीज़ खरीद ली, उसमें आपने कंसेशन मांग लिया या डिस्काउंट कर दो, वो ठीक है। लेकिन आप बल्क पे मतलब कि आप तो बाकायदा क्या कर रहे हैं, आप तो बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हो ना। जो बल्क पे सामान आप खरीद रहे हो तो आप जो है आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, या तो जो प्रिविलेजेस आपको मिलेंगे नॉट टू पे द ड्यूटी एंड ऑल, वो सब आपसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। द कंपनी शेल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन। पिछले वीडियो में हमने एक बात कही थी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सामान को, अपने पोर्ट को, अपने पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया था, जो कि लोकल लीडर्स को, लोकल रूलर्स को नहीं पसंद आया था, बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ठीक है। तो कंपनी ने ये भी कहा कि ये बेकार की जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हो ना, किलाबंदी, हमारे ही एरिया में आकर के हमें ही टैक्स नहीं दे रहे हो और फोर्टिफिकेशन किलाबंदी अलग कर रहे हो, ये सब बंद कर दो। ये दो चीज़ें, टैक्स पे करो और फोर्टिफिकेशन बंद कर दो। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इन्हें कही गई। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। द कंपनी हाउएवर हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कंपनी वाले। ये याद रखना, ये ऐसे ही नहीं बातें आगे बढ़ा रहे थे। 1600 में ये लोग आ चुके थे, 1600 में, एंड इनको चार्टर मिल चुका था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और 1608 हो गए इनको यहाँ हिंदुस्तान में एंट्री लेते लेते, और तब से ये लोग लगे हुए थे। आफ्टर द मिलिट्री सक्सेशन अगेंस्ट द फ्रेंच लोगों को मार के भगाया इन्होंने, पुर्तगीज़ को दबाया, डच लोगों को भगाया। तो ये लोग काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, बोथ इन यूरोप एंड इंडिया, एंड इट वॉज फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट टू एक्सपेंड द ट्रेड and secure the market. It now decided to annex the territory in India. बड़ी ज़बरदस्त कोशिश थी, which led the intensified conflict and later on the Battle of Plassey. Fine. Next video में हम क्या पढ़ेंगे? Battle of Plassey. I hope that you have got it. Thank you so much. Thank you.